नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वो संस्था है जिस पर भ्रष्टाचार से लेकर बड़े अपराधों को भी सुलझाने की जिम्मेदारी होती है और इस देश के करोड़ों करोड़ लोग इस संस्था पर एतबार भी बहुत करते हैं। लेकिन क्या होगा जब इस संस्था के मुखिया के चयन पर ही देश के मुख्य विपक्षी नेता या नेता प्रतिपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर दें? और ये एक दिन से नहीं, लगातार, चाहे वो चुनाव आयुक्त का मसला हो, मुख्य चुनाव आयुक्त का मसला हो या सीबीआई के डायरेक्टर का मसला हो, लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता है और चयन प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा करता है। बहरहाल मौजूदा डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी को नया नाम तय करना है। लेकिन खबर यह है कि इस बैठक में सहमति नहीं बन सकी। सहमति का संकट खड़ा हो गया है और राहुल गांधी ने इस संकट को आम कर दिया है, पब्लिक के सामने इसको रख दिया है अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके। प्रवीण, जो इसमें मौजूदा डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया है, इसलिए अब आगे उम्मीद नहीं लगती है। राहुल गांधी का खुला आरोप है कि उन्हें अंधेरे में रखकर सिर्फ नाम पर मोहर लगवाने की कोशिश की गई है। सवाल ये है कि क्या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है? मौजूद सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को उम्मीदवारों की पूरी फाइल देखने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो फिर फाइलें देने में, या जो 69 उम्मीदवार हैं इस पोस्ट के लिए, उनके बारे में जो पर्सनल डिटेल है वो नेता प्रतिपक्ष देखना चाहते वो क्यों नहीं दिया जा रहा? हालांकि यह भी कहा जाए कि क्या 360 डिग्री रिपोर्ट की मांग सिर्फ प्रक्रिया को अटकाने का तरीका है या वाकई योग्यता पर संदेह है? तो आज मंथन में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई को कोर्ट ने तोता कहा, पक्ष विपक्ष जो जिसकी सरकार रहती वो कहता है कि ये इसका तोता है, उसका तोता है, लेकिन सीबीआई के अंदर किसका तोता बैठेगा? आज मंथन में इसकी चर्चा। राहुल गांधी बहुत सारे गंभीर सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने 2-3 चिट्ठी पहले भी लिखी, उनका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं दिया। वो रबर स्टैंप नहीं है, वो रबर स्टैंप नेता प्रतिपक्ष नहीं, जो चाहो जो लिखवा लो, क्योंकि तमाम करोड़ों करोड़ देशवासियों का दायित्व है और उनकी जवाबदेही है। इसलिए ये प्रक्रिया ही नहीं, अपने आप में संदेह खड़ा करने वाली पूरी व्यवस्था है। और इसी के जरिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने खुला तौर पर आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर इसी प्रकार के रबर स्टैंप नियुक्तियां करा के जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि सबसे ज़्यादा सीबीआई जो कार्रवाई करती है विपक्षी नेताओं के मुखालफत करती है, तो वो कैसे आंख बंद करके रबर स्टैंप बन जाए? नहीं बन सकते। पूरे देश में तमाम इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो इसको लेकर, सीबीआई को लेकर बहुत दिनों से, हालांकि इस बार इस दरमियान काफ़ी दिनों से ईडी बहुत चर्चा में है, लेकिन सीबीआई का जो विवाद है हाल में, अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई का लगातार जो चल रहा है कि सीबीआई ने एक मुकदमा ही पूरा गड़बड़ था। अरविंद केजरीवाल का जो नीचे का कोर्ट था उसने आराम दे दिया, एक तरीके से उनको राहत दे दी, ऊपर वाले कोर्ट ने कुछ कहा। बहुत सारे विवाद हैं। फिर अब एक मौजूदा जो जज साहिबा हैं उनको लेकर भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे न्याय नहीं देंगी। तो ओवरऑल मसला पूरी संवैधानिक संस्थाओं का है, पूरी तरीके से उलझा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट पर मसला हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, विपक्ष कह रहा कि सब कुछ, मतलब जितनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन पर दबाव और प्रभाव है। एक रिपोर्ट देखिए। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर वर्तमान में विवाद चल रहा है, जो मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़ा है। आपको बता दें कि वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। नए डायरेक्टर के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, हाल ही में बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी ने प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें उम्मीदवारों की 360 डिग्री रिपोर्ट और सेल्फ अप्रेजल फाइलें देखने की अनुमति नहीं दी गई।
उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि विपक्ष का नेता केवल एक रबर स्टैंप नहीं है जिसे अंतिम समय पर नाम बताकर सहमति ले ली जाए। उन्होंने चयन प्रक्रिया को मजाक बताया और अपना डिसेंट नोट यानी असहमति दर्ज कराई। राहुल गांधी ने शिकायत की है कि उन्हें उम्मीदवारों की 360 डिग्री प्रोफाइल, जिसमें अधिकारी के काम, व्यवहार और सत्य निष्ठा का पूरा ब्यौरा होता है, नहीं दी गई। उनका कहना है कि इस डेटा के बिना यह तय करना असंभव है कि कौन सा अधिकारी इस पद के योग्य है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के नामों की सूची उन्हें बहुत कम समय पहले दी गई। जिन मानदंडों के आधार पर नामों को छांटा गया वे स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने मांग की कि चयन प्रक्रिया तथ्यों और योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल पसंदीदा अधिकारियों को आगे बढ़ाने पर। उन्होंने पत्र में यह भी तर्क दिया कि सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था के प्रमुख का चयन अगर विवादित होगा तो इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के नियमों को लेकर भी विवाद रहा है। विपक्ष का तर्क है कि कार्यकाल विस्तार देने से एजेंसी की स्वतंत्रता प्रभावित होती है और वे सरकार के दबाव में काम कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को वैध माना है, बशर्ते विस्तार के पीछे ठोस और लिखित कारण हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब मसला तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है, और ये बहुत गंभीर मसला है कि जिस तरीके से जो हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाव, प्रभाव या कंप्रोमाइज़ करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हो, कह रहे हैं कि भाई वो अपने पसंदीदा लोगों को बैठाने का काम सरकार करती, तो ऐसी चयन प्रक्रिया का वो हिस्सा कैसे बन सकते हैं जहां उन्हें रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता हो या जाने की कोशिश की जा रही हो। राहुल गांधी की बहुत उन्होंने पूरा अपना जो असहमति पत्र है वो जनता के सामने रख दिया है। हमारे साथ मेहमान आ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नरेश डबास आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सुरेंद्र कुमार जी आ गए हैं इस कार्यक्रम में, सीबीआई के एसपी रह चुके हैं, डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के और देश के जाने माने चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ज्ञान प्रकाश संविधान विशेषज्ञ के तौर पर, हरकेश बहादुर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में हैं, और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आलोक भदौरिया भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार सभी मेहमानों को। भदौरिया जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। भदौरिया जी, इसमें जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, एक उनकी प्रति एक धारणा भारतीय जनता पार्टी के लोग बना चुके हैं, और उन्हीं के जरिए देश का एक बड़ा वर्ग ये धारणा बनाता है कि राहुल गांधी काम बिगाड़ते हैं, कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वो। हालांकि सीबीआई को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो नेता प्रतिपक्ष का अधिकार भी है, जहां तक मुझे लगता है। इस पूरे विवाद को आप एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर कैसे देखते हैं? ये आम आदमी पर कैसे इफेक्ट करता है इस तरीके का मसला? आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। आपका जो सवाल का जो आखिरी अंश है कि आम आदमी पर कितना असर करता है, तो मुझे लगता है कि शायद असर बिल्कुल नहीं करता। अगर असर करता होता तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक निष्ठा का न केवल प्रदर्शन किया जाता बल्कि उसका पालन भी किया जाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक आधार है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लूंगा समय। आप याद करिए कि दिल्ली में एक फैसला होता है। फैसला क्या होता है? फैसला ये होता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आता है कि एक सीजेआई प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे। फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आपका ये फैसला में आता है, सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश होते हैं कि जब तक ये व्यवस्था सीजेआई के उसमें तब तक लागू रहेगी जब तक कि संसद कोई नया कानून नहीं बना देती। संसद एक नया कानून बना देती है, और उसमें होता क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या किसी भी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट दे सकता है? किसी में भी, कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मतलब केवल जनता दल की सरकार, हरकेश जी बहुत पुराने हैं, केवल वहां पर एक थोड़ी सी एक आजादी थी, और वो इंदिरा गांधी की कार्यकाल में भी आजादी थी, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं थे। जैसे हमारे जो 3 तुर्क बोले जाते थे, मोहनदारिया साहब थे, चंद्रशेखर जी थे, तो ये जो तुर्क बोले जाते थे अपने विचार तीसरे रामधन, क्या बात है। तो
बहुत अच्छा लगा, एक यंग व्यक्ति ने इतनी अच्छा याद रखा। ठीक है। कृष्णकांत जी भी थे, कृष्णकांत, हाँ, कृष्णकांत रामधन। हाँ, चंद्रशेखर जी थे, मोहन मोहन दरिया दरिया जी। थे, हाँ, जी कृष्णकांत थे, अर्जुन अरोड़ा थे, और साथ साथ ये रामधन जी थे। जी इस तरह जी, से लोग बोलिए चंद्र तो जी बहरहाल यादव। वो बोलिए दौर सर। खत्म हो गया है। अब कोई कैबिनेट मिनिस्टर से आप ये उम्मीद करें कि वो कोई अपनी स्वतंत्र राय रख सकता है, नहीं रख पाएगा। तो जाहिर से फिर अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? जैसे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट हुए, और वो करते क्या है? करते ये हैं कि आपके 27 लाख वोट ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं और उनका फैसला भी नहीं होता है, और अब पश्चिम बंगाल को बिहार के चुनाव के नतीजे आपको सामने मिल जाते हैं। होता क्या है? एक तो ये है, और दूसरा, सीबीआई डायरेक्टर का पद इतना महत्वपूर्ण होता है। आप याद करिए, आलोक वर्मा साहब, जी राकेश अस्थाना का रात में ऑफिस खुलवाया जाता है, रात में, जी रातों रात एक अपॉइंटमेंट किया जाता है, रातों रात सब ऑफिशिएटिंग बना दिया जाता है और राकेश अस्थाना साहब बन जाते हैं। जी, तो सवाल ये है कि अगर आप जो बात कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, बहुत ही एक अच्छी बातें हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का बीज इसी में है, लेकिन क्या इसका पालन हो रहा है? मैं थोड़ा सा इसको अपने विधायी कार्यकाल में भी ले जाऊंगा, चूंकि हरकेश जी हैं, तो विधायी कार्यकाल का अगर जिक्र न किया जाए तो बात नहीं बनेगी। जी देखिए, कोई भी अगर कानून बनाया जाता है, कोई बिल पेश किया जाता है, तो सबसे पहले उसको कोशिश की जाती है कि वो प्रवर समितियों को भेजा जाए। आप याद करिए, इस सरकार में मौजूदा 10 साल के कार्यकाल में, अब तो 10 साल से भी ऊपर निकल गया, 12वां साल आ गया, कितने विधेयक प्रवर समिति को भेजे गए हैं? सबसे बड़ा सवाल, विधेयक वो होना चाहिए जिसमें कोई संशोधन ना करना पड़े, कानून ऐसा बने जिसमें उसको लगातार ठीक लागू है, कर सके। ठीक है। और होता क्या है? होता यह है कि 2023 में आप महिला आरक्षण विधेयक बनाते हैं, पास करते हैं, और 2026 में फिर ले आते हैं उसको घुमा फिरा करके, परिसीमन करके। ये इसीलिए तो होता है। आप किसान के 3 बिल लाते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का कुछ होता नहीं है, ध्वनि मत से पास कर देते हैं। इस देश की कितनी बड़ी आबादी कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्यों पर निर्भर है। अंदाज लगाइए, परसेंटेज लगाइए। आपको तो कॉर्पोरेट के बड़े चमकदार सब सूट टाई पहने हुए लोग दिखते हैं और अखबारों में उनका विज्ञापन दिखता है, लेकिन क्या वो देश चलाते हैं? नहीं चलाते। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? ये भी तो अंदाज लगाइए। केवल 10 से 12%, 14%, बस, इससे ज्यादा का रोजगार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रोजगार तो असंगठित क्षेत्र का है। तो अब हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं। तो यानी आप ये मान करके चलिए कि अगर आप लोकतांत्रिक होते, मैं तो ये सवाल करूं, आप इलेक्टेड डेमोक्रेसी पर भरोसा करने जा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि देश में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के ऊपर आपको जोर देना चाहिए। अब अच्छा, तो सवाल आपको जो उठाया गया, मैं इसमें एक और थोड़ा सा पीछे लौटूंगा। क्या आपको मालूम है कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन है? क्या इससे पहले जो 2019 में क्या कोई डिप्टी स्पीकर बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया? आप बताइए तो, क्या वजह है कि नहीं बनाया गया? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों में आप किस तरीके से विश्वास रखते हैं। तो अगर, और अब एक सवाल खड़ा होता है जो आपने उठाया, प्रक्रिया का उठाया, भाई आखिर क्या वजह है? देखिए, आप किसी को भी नियुक्त करें, आप ये क्यों मानना चाहते हैं कि वो एक नेता के प्रति वफादार हो, एक पद के प्रति वफादार? क्यों? अरे भाई, भारतीय संविधान के प्रति वफादार क्यों नहीं ठीक हो? है, ये बड़ी बात है। सीबीआई संगठन के प्रति वफादार क्यों ये नहीं बड़ी हो? बात है। ईडी के प्रति वफादार क्यों नहीं हो? ठीक आप बात है। ईडी को सब जगह घुमा कर रखते हैं, सब जगह उसको कर देते हैं। ठीक है। कन्विक्शन रेट कहाँ है? तो सवाल ये है कि आपको ऐसे कुछ चुनना चाहिए जिसमें कॉम्पिटेंसी हो, वो चीजों को मुकाम तक ले जाए। अगर जांच करता है तो पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, मुकाम तक पहुंचाए तो उसके लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट है तो उसके लिए फिर छुपाने को क्या, फाइल दीजिए ना। ठीक वचन बात है, प्रक्रिया ठीक तो बात है। आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद आलोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। डॉक्टर एपी सिंह, अभी आलोक जी को आपने सुना, पूरा राहुल गांधी का प्रकरण, पूरी बैठक, सब कुछ आपको पता ही है, आप दिल्ली में ही हैं। कुल मिलाकर फिर जब सब कुछ पारदर्शी है, हम लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, संविधान के लिए काम करते हैं, तो वो चीज़ें पारदर्शी क्यों नहीं हो रही? क्या दिक्कत है? हो जानी चाहिए। कोई कानूनी अड़चन, कोई समस्या, क्या देखते हैं आप एक न्यायविद के, कानूनविद के रूप में? नहीं, देखिए, बहुत ही
वरिष्ठ हैं आलोक भदौरिया जी, और उन्होंने वरिष्ठता के साथ सारी बातें उन चीजों को कही हैं जो लोग कहने में हिचकते तक हैं। सच्चाई कह रहा हूं, लेकिन बातें बड़ी ठीक हैं। अब सीबीआई की बात है, इसलिए सबको चर्चा करनी चाहिए गंभीरता से। देखिए, सत्ता आती है, जाती है, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है। जो आज इधर हैं कल उधर होते हैं, जो उधर होते हैं वो इधर आ जाते हैं, दल बदल हो जाता है, बने बने दल बदल हो जाता है। सब कुछ देखा है देश ने। लेकिन सीबीआई का पद ऐसा है कि आज जब नीट की परीक्षा का घोटाला हुआ तो 20 लाख छात्रों को नहीं, 20 लाख छात्र का मतलब हर परिवार में 12-13 सदस्य होते हैं। 20 लाख मल्टीप्लाई 12, उन लोगों का भरोसा, उनका विश्वास। जब किसी नेता अभिनेता किसी पर केस होता है, बड़े केस होते हैं, तो उनका भरोसा, लोगों का भरोसा, जनहित के मुद्दों के मामले में भरोसा। तो इसीलिए सीबीआई की नियुक्ति, डायरेक्टर की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। और इसीलिए 69% का, जो 69 लोगों का एक लंबी फेहरिस्त बनी, उसमें से चयन होना है। चयन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए। अब वहां तीनों को बैठ के मीटिंग करनी होती है, तीनों को मीटिंग करनी चाहिए, अच्छी तरह होनी चाहिए। तीनों का मंथन, मतलब जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था और जहर भी निकला था, तो जहर को हटा दो सीबीआई के मामले, अमृत निकाल लो और 69 लोगों में से एक चुन लो जो सबके लिए फायदा दे, निष्पक्ष हो, निडर हो, निर्भीक हो। जब कभी सीजीआई पे बात आए तब भी उसकी दृढ़ता दिखे, जब प्रधानमंत्री पर कोई मामला हो तब भी उसका विश्वास। और बहुत बढ़िया बात डॉक्टर वीपी सिंह, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बोलिए। और जब नेता प्रतिपक्ष पर भी कोई बात आए तो वहां भी उन्हें किसी पक्ष विपक्ष की बात ना दिखे, पीछे मुड़ के देखने की बात ना आए, सीधे सीधे बात होते की करें। आवाज ठीक कीजिए, डॉक्टर वीपी सिंह की आवाज नहीं पहुंच रही दर्शकों तक। कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करना। क्योंकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी क्या कहता है, लड़ाई होती मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट, मतलब भरोसा है। ऐसे सीबीआई एक बहुत भरोसे का काम है। उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, कमरे नोटों के भरे हुए भी मिलते हैं, पूरे के पूरे कमरे भरे हुए। और कोई बड़ा और विवादित मामला होता तो कहते हैं सीबीआई जांच करा दो, हमें भरोसा है। लोग कहते हैं ना सीबीआई जांच करा दो, हमें भरोसा है। वो भरोसे का सवाल है डॉक्टर वीपी सिंह जी। भरोसे का बिल्कुल सवाल है, लेकिन भरोसे के सवाल पे ऐसा सीबीआई डायरेक्टर ना हो जिसे पिंजरे में बंद तोता कहा जाए, या भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप छीछा लेदर हो, वो भी देश ने देखा। आलोक भदौरिया जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, वो भी चीजें देखी हैं। तो ये ऐसा मामला है जिसमें बहुत ही निष्ठावान चुना जाना चाहिए, निष्ठा के साथ होना चाहिए। और निष्ठा ही बहुत बड़ी चीज होती है ऐसे पदों पे। जो संवैधानिक पद होते हैं उनमें निष्ठा, गरिमा, उस पद की गरिमा रख सकें, जिसकी शपथ दिलाई जाती है संविधान की, तो वो गरिमा बना रखें। और 69 में से चुनना तो और अच्छा है। लेकिन खैर, मैं मानता हूं अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। कई बार राहुल जी बार बार बात कर देते हैं, कुछ भी हुआ नहीं होगा। 69 का कैटलॉग जरूर दिया गया होगा, उनकी डिटेल सर्विस प्रोवाइड की गई होगी, तीनों लोगों को आपस में सर्कुलेट की होगी। वो ऑफिस का काम है, मोदी जी बांटने नहीं जाएंगे, सीजीआई साहब राहुल जी को नहीं देने जाएंगे, राहुल जी नहीं देने जाएंगे मोदी जी को। वो तो एक ऑफिस का काम है, ऑफिस तो करता है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ भी कह देते हैं कई बार, तो कई बार अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने तो अभी सोना ना खरीदो पे भी हमला, तेल बताओ पे भी हमला, तेल कम खाओ तो भी हमला, वो सब पे करते हैं। वो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर गरिमा के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार का और आप जैसे वरिष्ठ पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी अच्छी बगिया सजाने का काम किया है और इस बगिया में सारे तरह के फूल हैं। और निश्चित तौर पर जब ये गुलदस्ता बन के निकलेगा तो आपकी इस डिबेट को देश और दुनिया सुनेगी। और सीबीआई के मामले में भी गिना जाएगा कि 360 डिग्री क्या है,
विवाद क्या है, 69 लोग क्या हैं, उनकी डिटेल क्या जी, होती है, जी। प्रतिपक्ष का रोल क्या होता है, सत्ता पक्ष का रोल क्या होता है। अब सत्ता का एक सीजीआई को आप किसी पक्ष का मत मानिए, सीजीआई सरकार के खिलाफ भी ऑर्डर करती है, सरकार के पक्ष में भी ऑर्डर करती है। आम आदमी किसान आंदोलन की बात की, बहुत अच्छा लगा। आपने कहा, पैनलिस्ट ने कहा, हमारे हमने लड़ा वो केस, किसान आंदोलन स्टे दिलाया, 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, हमने वो स्टे दिलाया और स्टे मिला, किसानों के लिए राहत हुई, सरकार ने उसे बाद में वापस ले लिया, उस बिल को वापस ले लिया। तो वो ये बातें होती है, लेकिन वास्तव में ये विषय किस तरह के है, निष्पक्षता होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ देश में हो सकता है। तो ऐसे मामलों में सत्ता की गरिमा बनी रहे, पद की गरिमा बनी रहे। कहीं मुख्यमंत्रियों पर होता है केस, कहीं कुछ होता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। बड़ी समस्या होती है, केजरीवाल की केस सीबीआई जांच कर रही है, कहीं आज नीट का कर रहा है, कहीं हमारे और केसों में सीबीआई जांच करती, तो लोगों की जन भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए ईमानदारी, विश्वास बहुत जरूरी चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बातें कही डॉक्टर एपी सिंह ने। उन्होंने कहा कि भाई इसको तो बिल्कुल खरा सोने की तरह जो व्यक्ति हो वही सीबीआई का डायरेक्टर हो, क्योंकि जनता का सीधे लेना देना है सीबीआई से। अगर 22 लाख नीट अभ्यर्थी और करोड़ों लोगों का परिवार अगर टेंशन में आ गया है, तो सीबीआई पर तो जन जन का भरोसा होना चाहिए। और कहीं भी कोई विवाद बवाल होता है तो लोग कहते भाई सीबीआई जांच करा दो, हम मान जाएंगे। तो ये ट्रस्ट लेवल था सीबीआई का। ज्ञान प्रकाश जी हैं, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हैं। ऐसी स्थितियों में ज्ञान प्रकाश जी, संविधान क्या रोशनी दिखाता है, कैसे क्या बताता हमें, जो जिस तरह नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई तो मनमानी चल रही है देश में? इसके दो पहलू हैं। पहले 2003 से पहले सिचुएशन ये थी कि एक तरह से होम मिनिस्ट्री के जरिए जो है ये अपॉइंटमेंट होता था। फिर 2003 से 2014 तक जो है डीएसपी एक्ट के मुताबिक जो है अपॉइंटमेंट होता था। और फिर अब लोकायुक्त एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट कमेटी शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट्स को, और फिर जो है वो प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई के पास ये जो वो बैठक होती है उसमें चीज रखी जाती है और वहां पे डिसाइड होता है। अब जो वर्तमान में मुद्दा है वो ये है कि जो राहुल जी ने एक ऑब्जेक्शन लिया है कि मैं सिर्फ एक रबर स्टाम्प नहीं रह सकता इसमें, मुझे सबकी फाइल्स चाहिए। तो देखिए, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं भारत में, चाहे वो हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स हों, या हायर जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में उनके अपॉइंटमेंट्स हों, सवाल इस बात का है कि आखिर कितने अपॉइंटमेंट्स में इतनी जो पर्सनल फाइल्स हैं ऑफिसर्स की वो कितनी खंगाली जा सकती हैं, क्या लिमिट है उसकी। क्योंकि अगर मान लीजिएगा अपॉइंटमेंट टीम ने जो है 69 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनकी जो है आप हर एक की फाइल जो है पूरे उनके कैरियर की खोलेंगे और सारी चीजें करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति शुरू हो जाए और सीबीआई का कैरेक्टर जो है जी ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहा ज्ञान प्रकाश जी। मुझे लगता है झंझट इसी में छिपा हुआ है पूरा। बहुत बहुत बेहतरीन बात कही, कंप्लीट करिए जल्दी से। अपॉइंटमेंट पीछे छूट जाए और राजनीति ज्यादा शुरू हो जाए, तो हर चीज की एक मर्यादा होती है। जहाँ पे सीजीआई बैठे हुए हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें सहमति से एक चीज निकाल देनी चाहिए। अगर हर अपॉइंटमेंट में अगर ऐसे कहने लग गए कि मुझे इस ऑफिसर की पूरी जीवन की पर्सनल फाइल चाहिए, तो ज्ञान प्रकाश जी फिर वो आधार क्या हो? आधार तो इसका मतलब जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, लीडर अपोजिशन सिर झुका के ऐसे मान ले कि ठीक है साहब बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, स्टैंप लगा दे, फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो अंधेरे में है और उसे कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें, हम किस अधिकारी पे स्टैंप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है या तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस बैठक से निकलकर राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, या फिर वो देश के बहुत बड़े हितैषी हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्ञान प्रकाश जी के पास फिर जाएंगे। सीबीआई में किसका तोता बैठेगा, इस बात की आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाते हुए इस चयन प्रक्रिया पर ही पूरी तरीके से एक कटघरे में खड़ा कर दिया और उंगली उठाई। इसके बाद से इस देश में चर्चा शुरू हो गई एक बार फिर, और हम इस पर चर्चा कर ही रहे हैं लगातार इस बात को लेकर कि क्या राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वास्तव में वो देश हित की बात कर रहे हैं।
ब्रेक से पहले सुरेंद्र कुमार ने कहा कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन 69 लोगों का नाम है उस पैनल में, अगर सभी की पर्सनल फाइलें राहुल गांधी को मिल गई तो वो तो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। इस बात का अंदेशा भी सरकार को है। भाई बहुत सारे अधिकारी के बहुत उजले पक्ष भी होते हैं, बहुत काले पक्ष भी होते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें नया एक तरीके का वितंडावाद या बवाल शुरू हो जाएगा। तो क्या इस डर के कारण राहुल गांधी सरेंडर कर दें? क्या मान लें कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं ठीक है? और फिर सीजीआई की क्या भूमिका है? क्या सीजीआई को भी ऐतराज है? ये बात सामने आई नहीं है, लेकिन सीजीआई की क्या भूमिका होगी, सीजीआई क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। संविधान विशेषज्ञ के तौर पर कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद ज्ञान प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। ज्ञान प्रकाश से मेरा सवाल भी है कि फिर क्या करा जाए? नेता प्रतिपक्ष को देश भर से संदेश भिजवाया जाए कि आप सरेंडर करो? सरेंडर का विषय नहीं है, बेसिकली इसमें एक और भी इशू है जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई भी इस कमेटी में बैठेंगे, तो इस पे मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ही सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है। सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना अपना काम करेंगे, और कोई भी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट ये जो है एग्जीक्यूटिव के दायरे में आता है। अब उस अपॉइंटमेंट में अगर सीजीआई आके बैठ गए और कल को उस अपॉइंटमेंट को कोई भी व्यक्ति चैलेंज करता है, तो जो सीजीआई वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बैठे होंगे वही सीजीआई क्या कहते हैं जुडिशियल कैपेसिटी में उसका न्याय करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें जुडिशरी भी दखलंदाजी ना करे। तो आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो संसद में कानून लाकर बदल दिया गया, वो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो मसला था, वो बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल जी, ऐसा है कि देखिए हर चीज संविधान में ना तो ये कहा गया कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, ना ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर है, सबके अपने अपने दायरे बने हुए हैं। अगर सीजीआई आके और गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट की मीटिंग्स में बैठने लग गए, तो ये तो जुडिशरी का और जो एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन की डॉक्ट्रिन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय है, मैं लौटूंगा आपके पास, बाकी मेहमानों को भी ले लो, फिर मैं आऊंगा। ज्ञान प्रकाश जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहता हूँ डॉक्टर एपी सिंह से। डॉक्टर एपी सिंह, ये जो ज्ञान प्रकाश जी ने कहा, इससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक सहमत हैं? बहुत संक्षिप्त जवाब चाहता हूं। सहमत, देखिए सहमत असहमत वाली बात नहीं है। हम क्या चाहते हैं, ज्ञान प्रकाश जी भी क्या चाहते हैं, पैनल क्या चाहता, आपका देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपका चैनल क्या चाहता है, आपके दर्शक क्या चाहते हैं, इस देश के लोग क्या चाहते हैं? सीबीआई मजबूत हो, केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता के लिए नहीं, भाजपा के नेता के लिए नहीं, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए नहीं, देश के लिए मजबूत होनी चाहिए। ये हमारी इच्छा है जी। हरकेश ठाकुर जी के लिए नहीं, आप लोगों के कोई ऐसे मामले नहीं भगवान की दुआ से आएंगे, लेकिन देश के चुने हुए लोगों के लिए आते हैं। अगर सीबीआई के पास केजरीवाल जी का मामला आया तो सच्चाई उजागर होनी चाहिए। चुना हुआ प्रतिनिधि, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, उस पर सवाल उठे तो लोग जानना चाहते थे, सच है तो सजा मिले, झूठ है तो पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों की इच्छा रहती है। अगर उसमें बेहतर, मैं तो कहता हूं अभी तो 3 ही है इसमें, सीजीआई साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और भी अगर कोई 1-2 शामिल होते हैं तो वो भी शामिल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना विस्तृत हो, एक मीडिया हाउस का भी ले लीजिए आप, वो भी विस्तृत, पता रखते हैं सबके बारे में। राहुल गांधी कहेंगे ये गोदी वाला शामिल कर लिया, राहुल गांधी कहेंगे गोदी वाला है नहीं, वो कहेंगे गोदी वाला है, मोदी वाला है, फिर निष्पक्ष करने के लिए अगर बेहतर हो सकता है तो मैं बेहतर तो करना चाहते हैं। क्या हम सीबीआई को कमजोर चाहते हैं अपने लिए? क्या आज मोदी इंटेंशन दिखना चाहिए कि हम बेहतर मजबूत सीबीआई चाहते हैं, तो क्या होगा? कल ममता बनर्जी नहीं रही अब तो क्या होगा? पक्ष का, विपक्ष का। कल शुभेंदु अधिकारी आज बने हैं, कल नहीं होंगे पद पे। तो सीबीआई का मतलब एक ऐसा खरा सोना जो बिल्कुल खरा सोना चमके। अगर 69 लोगों का बायोडाटा, उसमें अगर दाग है हटा दीजिए ऐसे लोगों को, अगर धब्बा है हटा दीजिए ऐसे लोगों के। ठीक है सर, देश में ऐसे ऑनेस्ट अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, तपे हुए अधिकारी हैं, कमी कोई नहीं है, लेकिन आप उनको परखिए, उनको निकालिए और उसमें बेहतरी करिए। पद, राजनीति, सत्ता छोड़ के करवाइए तो शायद बेहतर, ज्यादा अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब,
धन्यवाद। दायरा घटा लें लेकिन अच्छे के लिए बढ़ा लें। Thank you. सीजीआई कोई गलत तो नहीं है, वो क्या कर लेंगे, चीजें अपनी रख देंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेंगे, और भी कोई बेहतर से बेहतर हो सकता है। वो कहते ना रामायण में चौपाई है, जहवी दिना तो हो ही तो मोरा, करो सुबेगी दासो में तोरा। ये जनता की आवाज है, जनता कह रही है सीबीआई को मजबूत कर दीजिए जिससे सबके काम आए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके। धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह, आपका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन आईपी सिंह भदौरिया कार्यक्रम में हैं। भदौरिया साहब, आप ही की तरफ आ गया मैं। ऐसी कौन सी पर्देदारी है? डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं 2-4 लोग और शामिल कर लो, लेकिन मजबूर सीबीआई नहीं चाहिए, मजबूत सीबीआई चाहिए। दिक्कत क्या है? जब संसद ने उनको चुना है, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, सीजेआई साहब देश के संविधान के रक्षक संरक्षक हैं ही, तो फिर दिक्कत क्या है? पर्देदारी किस बात की? छुपाना क्या है? मोदी राहुल गांधी से क्यों नहीं बैठ के बात करते अलग कि भाई देखो ये फाइल वाइल तो हम दे रहे हैं, लेकिन वितंडावाद मत करना, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना और इसका राजनीतिक इस्तेमाल मत करना। इतना तो विश्वास होगा ना आपस में नेताओं में। निश्चित तौर पे दुर्गेंद्र जी, राहुल जी नेता विपक्ष है, एलओपी है, और उन्हें उनकी जवाबदारी छोटी नहीं बहुत बड़ी बन जाती है। अभी हमारे जो भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब जी हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही, तो मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं। सभी ने जो भी अभी तक सब कहे बहुत अच्छे कहे, मगर एक बात यहाँ जरूर आपको देखना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी की जो कहते हैं उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? अभी तक राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही है, क्या उनमें सत्यता थी? आप सोचिए कि चुनाव मैं उलट पूछूंगा आपसे कि जो बातें कही उसमें झूठ कितनी है, ये बताओ आप। आर्थिक संकट वो कहते हैं आता है, कोरोना के बारे में बात कहते हैं वो आता है। ये तो एक बाकायदे का अभियान है कि राहुल गांधी को झूठा साबित करो। ये राहुल गांधी खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे। चौहान साहब, झूठा साबित करने की बात नहीं है, बात भी तो सत्य होना चाहिए, मगर राहुल गांधी ने सत्य कहा नहीं है। संविधान को वो मानते नहीं है, विदेश में जाके हमारे ही संविधान के खिलाफ बोलते हैं और हिंदुस्तान के लिए कहते हैं कि देश में डीजल पेट्रोल छिड़का हुआ है, माचिस लगाने की जरूरत है। जब नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बातें करेगा तो क्या देश उनकी बातों के ऊपर विश्वास करेगा? तो राहुल गांधी के अंदर वजनदारी होना चाहिए। हमारा चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके ऊपर सभी को विश्वास करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। उसकी जो चयन प्रक्रिया है ना, वो तो इंडिपेंडेंट करिए पहले। अपने मन का बैठा लोगे तो सवाल उठेंगे, अपने मन का आदमी बैठा लोगे, जेब का आदमी बैठा लोगे, यूं निकाल के रख दोगे तो लोग सवाल उठाएंगे। और एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, एक्शन भी उसी तरीके के हैं। विपक्ष सर पटक के मारा जा रहा, सुन ही नहीं रहे आप लोग उनकी। निश्चित चौहान साहब, जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत ही जो भी बनेगा, डायरेक्टर वो प्रक्रिया के तहत बनेगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाया बैठा दिया, क्योंकि सीबीआई का डायरेक्टर कोई छोटी पूरी पोस्ट नहीं है। अभी तक क्या होता था कि कमरे के अंदर खुसर फुसर हो गया, नियुक्ति हो गई। अब पहली बार एलओपी को फेस कर रहे हैं मोदी जी, और 2 बार इसीलिए बनाया नहीं उन्होंने, 2 बार उन्होंने बनाया नहीं, पहली बार मजबूरी में बनाना पड़ा, उसको फेस करने हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी देश के ऐसे इकलौते एलओपी हैं जो किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हैं। बहुत अनप्रेडिक्टेबल एलओपी हैं। मुझे लगता है कि चाहे अच्छे सेंस में चाहे बुरे सेंस में, भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में, संसदीय इतिहास में उनका नाम जरूर लिखा जाएगा। निश्चित तौर पर मैं दुर्गेंद्र जी आपको बड़ी एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि अच्छे कार्यों के लिए बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, मैं भी कहता हूं, मगर राहुल गांधी के एक भी अच्छे कार्य आप बता दो कि उन्होंने ये किया। चर्चा सर राहुल गांधी पे नहीं है, चर्चा सर आज इस पर है कि एक मजबूत सीबीआई का डायरेक्टर होना चाहिए, मजबूर नहीं कि आपके कहने पर केजरीवाल की गर्दन दबोच दे, ऐसा नहीं चाहिए। या कल राहुल गांधी की सरकार आ गई तो मोदी जी को फर्जी फंसा दे, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। ऐसी परंपरा है तो उसे खत्म करा जाना चाहिए। इस बात पर चर्चा यहां पर है। डॉक्टर एपी सिंह भी कह रहे हैं, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। आपको वही बता देना, चौहान साहब वही बताना चाह रहा हूं आपको कि किसी के खिलाफ अगर पूर्ण रूप से सबूत मिल रहे हैं और उसकी गर्दन दबोची जा रही तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। खिलाफ बिल्कुल गलत नहीं है। मिले हैं, उनको कोर्ट में साबित हुआ है, तो क्या वो गलत है? राहुल गांधी हेरंड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसे हुए तो क्या वो गलत है? तो सर आप जेल में तो नहीं डाल पा रहे हैं,
हम तो कह रहे हैं कि आपकी इतनी मजबूत सरकार एक को भी जेल में नहीं डाल पाई। 12 साल बिता दिए आपने, आपको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। केजरीवाल को डाला, वो आ गए, पता चला उल्टे गले में फंस गए आपके। देखिए क्या चौहान साहब क्या होता है, पार्टी तोड़नी पड़ रही है आप लोगों को, क्या क्या तो करते हैं आप। देखिए सरकार का काम होता है जांच कराना, एफआईआर कराना, बाकी काम कोर्ट का होता है, न्यायपालिका। अरे सरकार कहां करा रही सर, वो तो सीबीआई तो आप कहते हैं स्वतंत्र है, ईडी स्वतंत्र है, स्वतंत्र संस्था आप कहते हैं ना। नहीं, सजा जेल सरकार नहीं दे सकती ना, वो तो न्यायपालिका का काम है। हाँ वो तो कर ही रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, नेताओं को परेशान कर सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश डबास के पास जाऊंगा। नरेश जी, ये जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया, क्या इस तरह की प्रक्रिया आपको स्वीकार्य है? हालांकि आपके आजकल रिश्ते कांग्रेस से अच्छे बिल्कुल नहीं है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस से रिश्तों की बात नहीं, अब बात लोकतंत्र मूल्यों की हो रही है। देखिए यहाँ डेमोक्रेटिक मूल्यों की बात हो रही है, यहाँ पार्टी से ऊपर की बातें चल रही है, क्योंकि संवैधानिक पद पे किसी को बिठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव को बिठाया जा रहा है, और एक संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें नेता विपक्ष बैठे हुए हैं, जिसमें सीजेआई बैठे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष है। अब सोचने वाली बात है, नेता विपक्ष जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2014 के बाद सीबीआई का, ईडी का जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया है, लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया है, अदालतें उनको बरी कर रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, चार्ज शीट टाइम पे फ्रेम नहीं की जा रही। और ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद आई है, इनको सत्ता से इतना प्रेम है कि स्वायत्त संस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए तरीके निकाले जा रहे हैं। अब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चल रही थी तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बना दी। उस अथॉरिटी में अध्यक्ष तो सीएम थे, लेकिन होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को उसका मेंबर बना दिया कि 3 की वोट 2 की वोट के बगैर कोई डिसीजन ना हो। तो वो मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल करने का तरीका निकाला गया, एक तरीका इजाद किया गया। दूसरा, जुडिशरी की बात आती है, स्वर्णकांता जो जज हैं उनके बच्चों के जो अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं, जो उनकी पावर होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, छोड़ देना चाहिए, उनको साइड हो जाना चाहिए। जब एक चुना हुआ पूर्व मुख्यमंत्री मांग करता है कि मेरे को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्यों जिद लगाई जा रही है? तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके दोनों बच्चे कहाँ पोस्टिंग है, सरकार का क्या रोल उनको पोस्ट देने में? और ये मेरे मित्र कह रहे हैं राहुल गांधी बाहर जाके कुछ भी कहते हैं, उससे पहले जो कांग्रेस की इस तरह से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल के साले ससुराल वाले सारे ही सरकारी कामों में, मैंने आपकी पूरी बात, तो क्या उनको भी छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर गलत केजरीवाल ने किया है तो क्या केजरीवाल को बख्श देना चाहिए? केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं जांच एजेंसियों को। आईपी सिंह बोलने दीजिए उनको, आईपी सिंह प्लीज, अदालतें निचली, आईपी सिंह बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, उन्होंने सुना है। अगर आईपी सिंह गलत बात है। आईपी सिंह, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर नरेश डबास अपनी बात करें तो रखने दीजिए ना, उन्होंने आपको सुना है धैर्य से। बोलिए नरेश जी। केजरीवाल को बरी कर दिया है तो सीबीआई को क्या? ठीक है नरेश जी बोलिए। अब ठीक है, अपना पक्ष रखेंगे वो, फिर मैं आपसे पूछूंगा, बोलिए। नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको बरी कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बरी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बरी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कौन तय करेगा? कोर्ट ही तय करेगा ना, आप और हम थोड़ी तय करेंगे। फंसना नहीं चाहिए। अगर केजरीवाल दोषी है तो कोई बचा नहीं पाएगा, और निर्दोष है तो कोई फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, केजरीवाल के कहने से क्या? भदौरिया जी उनको बोलने दीजिए, भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी गलत बात है, प्लीज भदौरिया जी, ये गलत बात है, भदौरिया जी उनको बोलने दीजिए। इन दोनों लोगों को शांत करा दीजिए। डिबेट का मुद्दा बहुत आपका विशाल है, केजरीवाल तक नहीं सीमित है। बोलिए, आपका मुद्दा गुवाहाटी, अपनी बात नरेश जी रखिए, नरेश जी रखिए अपनी बात, दायरा बड़ा है। नरेश जी अपनी बात रखिए। नरेश जी, ये लोकतंत्र प्रक्रिया का सवाल, यहाँ हम उस पर बहस कर रहे हैं, ये बात को छोटी लेवल पे लेके जा रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे मिसयूज होता है। अगर इतना आसान होता, पारदर्शी होता, व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं? सीबीआई का भदौरिया जी रुक जाइए भाई, ये डिबेट का तरीका नहीं। भदौरिया जी प्लीज, ये डिबेट का तरीका नहीं, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वो बात कर रहे हैं, ये गलत बात है, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्लीज देखिए, अभी हरकेश जी पवन घंटे से बैठे हुए, उनका नंबर नहीं आया। बोलिए नरेश जी, कंप्लीट करिए जल्दी से, फिर हम हरकेश जी के पास जाएंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि जो भी एजेंसियां हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं,
उनकी जो नियुक्तियां होती हैं वो जो संवैधानिक तरीका है उसी के आधार पे हो। अगर नेता विपक्ष के पास, अब वो सज्जन हमारे पहले बोल रहे थे कि 69 फाइलें उनके पास, हर पार्टी के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी लीगल टीम है, सोशल मीडिया टीम है, 69 फाइलें चेक करने में 2 दिन 4 दिन लगेंगे, लेकिन कोई दागदार आदमी तो ऐसे पद पे नहीं जाना चाहिए। चौहान साहब, आपने हमारे तो समय दिया नहीं, आप पार्टी को आप खुल के समय दे रहे हैं। अरे आप तो पूरा भाषण दे दिए भदौरिया जी, आपका तो मैंने पूरा भाषण सुना है और बीच बीच में उनका भी समय आप ले रहे हैं, गलत बात है। ये शिकायत अच्छी नहीं है भाई। गलत तो आप ही बैठ के कर रहे हैं। मैं सबको दे रहा हूं, ये गलत बात है। ये मैं देख रहा हूं, ये ट्रेंड है आप लोगों का, ये गलत बात है, ये मत करिए। मैं उनकी बात ही नहीं आ रही, उनकी बात ही नहीं आ पा रही। देखिए बहुत उनकी बात नहीं आ पा रही है। मेरा धर्म है कि मैं सबकी आवाज को यहाँ आगे लाऊं। मैं केवल एक व्यक्ति को लेकर मैं चेहरा देखकर समय नहीं देता किसी को, मैं चेहरा देखकर समय नहीं देता। प्लीज, कहीं ना कहीं किसी की मनसा चला रहे हैं, किसी की विचारधारा। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भ्रम हो गया है। आप अगर मेरे बारे में जानेंगे ना तो आप ये नहीं कहेंगे। आप अगर मेरे बारे में जानेंगे तो ये नहीं कहेंगे। दुर्गेंद्र जी, हमें तो आपके ऊपर भी शक होता है कि आप करते रहिए भदौरिया जी, आप करते रहिए, आप पूरे देश पर शक करिए, करते रहिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शक करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट ही रहूंगा। आप मुझे नहीं बदल पाएंगे। आप मेरे कार्यक्रम में कम आते हैं, आप कम आते हैं मेरे कार्यक्रम, इसलिए इस तरीके की नॉन सीरियस बातें कर रहे हैं आप। ऐसे आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते इस तरीके की नॉन सीरियस बातें करके। प्लीज नो, मैं कतई मैं इस डिबेट को खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। प्लीज नो भदौरिया जी, नहीं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं माफी चाहता हूं। बिल्कुल आप पहले अपनी मनसा शांत तरीके से जो चर्चा हो रही है उसको आप डिरेल मत करिए, इस मुद्दे को इधर उधर मत ले जाइए। ठीक है, आवाज बंद करिए, मुझे इस तरह की चर्चा नहीं करनी। हरकेश जी जाइए, हरकेश जी बोलिए, हरकेश जी बताइए कि ये जो व्यवस्था है, ये सिस्टम है, वो किस तरीके से चलेगा? लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, कैसे चलेगा? बोलिए हरकेश जी, अनम्यूट करिए, बोलिए। दुर्गेंद्र जी, मैं सारी लोगों की बातें सुना। ज्ञान प्रकाश जी से बहुत उम्मीद थी कि ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे मैंने देखा अंधकार की ओर जाने लगे थे। एपी सिंह जी ने भी काफी कुछ कहा, ठीक ही कहा, लेकिन बाद में उनका भी रास्ता हमने बदलते हुए देखा। ये मामला व्यक्तियों का नहीं, ये सवाल इस बात का है कि जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप प्रमुख चुन रहे हैं वह व्यक्ति निष्पक्ष है कि नहीं, जो चुना जाएगा वो सही काम करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, कहीं वो एक तरफा काम तो नहीं करेगा, कि वो सरकार के आदेश का पालन करेगा, या जिस जांच में लगाया गया है उस जांच को निष्पक्षता के साथ करेगा कि नहीं करेगा। पूरे देश ने वो तमाशा देखा है जब आलोक वर्मा को हटा करके अस्थाना को लाया जा रहा था, और 12 बजे रात में क्या तमाशा हुआ था। वो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती है, आप ही जान लीजिए। और इसके अलावा ये सवाल खड़ा क्यों हुआ? 1997 में जब विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये सवाल खड़ा हुआ कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति किस तरह से की जाए, पहले तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, होम सेक्रेटरी और इस तरह के लोगों की रिपोर्ट, कुछ और भी ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वगैरह के लोग मिल करके जो रिपोर्ट बनाते थे उस पर सरकार फैसला लिया करती थी। लेकिन जब जस्टिस लोधा कमेटी ने ये कहा कि ये तो सीबीआई जो है ये सरकारी तोते की तरह काम कर रही है, तो उस बात को लेकर के जो सवाल पैदा हुआ, उसी समय उस समय की सरकार ने ये फैसला किया कि अगर ऐसी बात है तो निष्पक्ष, लोग समझते हैं निष्पक्ष नहीं हो रहा अपॉइंटमेंट, तो निष्पक्ष करने के लिए ठीक है प्राइम मिनिस्टर रहें, लीडर अपोजिशन रहें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें। इस बात को सबने माना था, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जिस 69 चाहे उससे ज्यादा या उससे कम लोगों के अप्रेजल रिपोर्ट होती है, कोई फाइल नहीं मांगता है, कोई फाइल नहीं मांगता कि इनकी पूरी फाइल ला करके दीजिए कि इन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया, क्या नहीं किया। अप्रेजल रिपोर्ट होती है जो सरकार खुद तैयार करती है सारे अफसरों के बारे में। वो अप्रेजल रिपोर्ट कायदे से कि जो कमेटी के मेंबर हैं उनको कुछ दिन पहले, मिनिमम 3 डेज, मैं समझता हूँ एक्चुअली होना तो चाहिए कम से कम 1 हफ्ते पहले सबको दे देनी चाहिए, ताकि जिन ऑफिसर्स की लिस्ट आपने बनाई हुई है उसको आप देखें। होता यही है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के बारे में, विधेयकों के बारे में बात आई थी, अभी इतने सवाल उठा दिए हैं आप लोग कि उसके बारे में सबका जवाब तो उतना हमें टाइम ही नहीं देंगे। विधेयक पहले ही सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, वो एमपी साहब है उनको मालूम होगा।
अगर विधेयक नहीं सर्कुलेट किया जाएगा, एमपी पढ़ेगा ही नहीं, तो जिस दिन इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही बहुत सारे विधेयक विरोध होता है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध कैसे होगा अगर कोई मेंबर उसे पढ़ा नहीं रहेगा, या उसका समर्थन कैसे होगा? तो विरोध करने के लिए या समर्थन करने के लिए दोनों के लिए जरूरी होता है कि जो भी कागज आपको पर जिस पर डिस्कशन करना वो आपको कुछ समय पहले मिल जाए। अप्रेजल रिपोर्ट जो है सरकार तैयार करती है। अब हम इस पर आते हैं क्योंकि इस सब सवालों में नहीं जाना चाहता, कितना संविधान का बहुत सारी बातें संविधान के बारे में हुई। डिप्टी स्पीकर आज तक नहीं बना, भदौरिया जी ने बहुत सही सवाल उठाया, पिछले पूरे टेन्योर में नहीं बना, अभी भी नहीं बना, अभी भी नहीं, लोगों का बनाने की नियत नहीं है, तो संविधान का पालन हो रहा है। खैर छोड़िए, वो सब बात छोड़िए, मैं इसी पा रहा हूँ। तो अप्रेजल रिपोर्ट के बारे में लीडर अपोजिशन, ये राहुल गांधी पर डिस्कशन नहीं है। राहुल गांधी अच्छे हैं बुरे हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कि कौन झूठ बोलता है सच बोलता है, ये सब सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अप्रेजल रिपोर्ट हर मेंबर को कितने समय पहले मिली। चीफ जस्टिस खुद बताएं, अब चीफ जस्टिस वहां पर मेंबर थे। मैं सबसे पहले ये सवाल चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, उनको अप्रेजल रिपोर्ट कब मिली? क्या उस मीटिंग के अंदर ही मिली या उसके बाद मिली? और अगर अप्रेजल रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पहले मिली तो दूसरे मेंबर को पहले क्यों नहीं मिली? और क्या चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया वहां पर कि अप्रेजल रिपोर्ट पहले से दे देनी चाहिए? क्या उसी मीटिंग में 1 घंटे के अंदर आप मीटिंग खत्म कर रहे हैं, 69 अफसरों के बारे में आप अप्रेजल रिपोर्ट दे रहे हैं, मेंबर पढ़ेंगे कैसे? कैसे बताएंगे कि कौन आदमी इसमें सही है कौन गलत है? तो जितना काम वहां पर किया गया सब गलत किया गया। उसका मतलब है कि आप जबरदस्ती किसी को बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम ये बड़ा सवाल है। चीफ जस्टिस इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में वहां पर देखा गया है, और वो इस सवाल को उठाए कि नहीं ये किसी को पता नहीं है। अगर उन्होंने सवाल उठाया तो जरूर ये कहे होंगे, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये रिपोर्ट आपको हम लोगों को पहले देनी चाहिए थी, ताकि हम इसको पढ़ लेते, उस पर हम पास कर पाते। अब सारी चीजें हो रही हैं, कोर्ट के जरिए भी हो रहा है, SIR वगैरह जो हुआ सब वहां से आपने देखा, 60 लाख से ज्यादा नाम बिहार में काट दिए गए। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में बहस ही चल रही है। 27-28 लाख नाम वहां पर बंगाल में काटे गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस चल रही है। चुनाव 2 स्टेट के निकल गए। अब कितने आरोप लग रहे हैं कि कितनी धांधली हुई, क्या क्या हुआ। बहुत सारी दूसरी चीजें ऐसी हैं जिससे कि समझ नहीं आ रहा कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं, जिनसे न्याय की अपेक्षा वो न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो किसके प्रति उत्तरदायी है? नरेंद्र मोदी के प्रति उत्तरदायी है कि 140 करोड़ लोगों के प्रति उत्तरदायी है? उन लोगों को ये बात बतानी चाहिए। आज देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है, और इस तरह से मनमाने तरीके से कोई लोकतंत्र नहीं चला करता। आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। संविधान की अवहेलना करना ये आज का रूटीन वर्क बन गया है। संविधान की किसी को परवाह नहीं। रोज इनकाउंटर हो रहे हैं, कितने इनकाउंटर हो रहे हैं, सबका एक ही पैटर्न हो रहा है कि इनकाउंटर हो गया। जब पुलिस वाला पकड़ने के लिए अपराधी को, अपराधी ने उस पर फायर किया और उसने तुरंत गोली चला दी पुलिस वाले ने। ये सारे केस में एक ही जैसी बातें आ रही। ये सब हो क्या रहा है इस देश के अंदर? क्या देश में डेमोक्रेसी है? आपको लग रहा है 75% डेमोक्रेसी इस देश की खत्म है। और जितने लोग बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ और बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए हैं, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग ऐसे ही अनर्गल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे। राहुल गांधी गलत है, हटाओ उनको। नरेंद्र मोदी गलत है तो उनको भी हटाओ। कोई भी गलत हो तो उसको हटाओ। लेकिन ये तमाशा क्यों बना रहे हो लोकतंत्र का? देश के संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान की रचना की थी, उससे लोगों से उम्मीद क्या था, उसी समय कह दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों की एक ही बात है। दोनों ने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि चलाने वाले कैसे हैं। ठीक बात। अगर चलाने वाले सही रहेंगे तो संविधान बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं रहेंगे तो बहुत खराब रिजल्ट देगा। क्योंकि खराब संविधान भी अगर हो और अच्छे चलाने वाले हो तो खराब संविधान भी अच्छा रिजल्ट देता है। ये बात लोगों ने कही थी। आज देश के अंदर वही बातें जो उन्होंने कही थी उसे आज याद करना पड़ रहा है। CBI डायरेक्टर का जहां तक मामला है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, अप्रेजल रिपोर्ट जरूर पहले दे देनी चाहिए थी मेंबर्स को, ताकि वो पढ़ लेते और उसके बारे में अपनी राय देते। और न्याय की बात ही करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला जानते ही हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखने की बात की गई थी, बाद में सरकार ने उन्हें हटा दिया और प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी मिनिस्टर को रखने की बात आई। ठीक है, प्रधानमंत्री ने अपने होम मिनिस्टर को उसमें रख लिया, और जिस तरह से हुआ वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और जस्टिस सूर्यकांत जी के ही बेंच को सौंपा गया था। उन्होंने कहा था कि होली के बाद हम इसको देखेंगे। 2 होली बीत गई, अब जाकर के उसका शुरू हुआ है। देखिए उसके क्या नतीजे आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सब बनी हुई है देश के अंदर। लेकिन जबरदस्ती हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें तो हम राहुल गांधी को सपोर्ट करें तो हम इनका विरोध करें, इससे नहीं चलेगा देश। लोगों को निष्पक्ष होकर के बात करनी पड़ेगी। ठीक बात है, और तब जाकर के देश की जनता समझेगी कि क्या है। थैंक यू सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरकेश जी बहुत आज
कुपित भी हैं, गुस्से में भी हैं और आक्रोश में भी हैं। वो कह रहे हैं भाई इससे देश नहीं चलेगा कि भाई राहुल गांधी और फलाव ढिका, इससे काम नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। डॉक्टर एपी सिंह, एक बहुत छोटी छोटी टिप्पणी मैं चाहता हूं, चूंकि मेरे पास कुल 1 मिनट है और फटाफट मैं चाहता हूं। डॉक्टर एपी सिंह, ये देश कैसे चलेगा? आदि का मतलब और लोग हैं पार्टी, इसीलिए केस की ताकत में लाने पड़ेंगे। डॉक्टर एपी सिंह लग रहा है किसी मुकदमे में बिजी हैं। नहीं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं मुकदमा नहीं कर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैं तो देश कैसे चलेगा? कुल जल्दी से 20 सेकंड बताइए। संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कैसे चलेगा? बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है सीबीआई। इसकी गरिमा को बना के रखें, इसकी लोकप्रियता को बना के रखें। जो पिछली बार गलतियां हो गई, जो पीछे सरकारों में कमियां हो गई, जो पीछे राजनीति हो गई, जो पीछे उठापटक हो गई, एक्चुअली होता क्या, जब काम हो जाता तो कहते सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट को कह देते हैं। और जब बेल डिसमिस हो जाती है कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भगवा है, सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करती है, सुप्रीम कोर्ट बेकार है, सुप्रीम कोर्ट ये है। इसीलिए मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ तू ठीक है, चलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ज्ञान प्रकाश जी, एक छोटी सी टिप्पणी। थैंक यू एपी सिंह। है कि हरिकृष्ण जी ने जो बोला, देखिए विषय ये है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर इस देश में रहेगा या नहीं। ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी की आड़ में हम क्या राजनीति चलने देंगे? क्योंकि राजनीति ने भी कुछ हद तक इस देश का नुकसान किया है। तो इसलिए जो है, जो एक कमेटी बनाई गई जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री जी हैं और सीजीआई हैं, इस पे भी पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। सीजीआई का मेरे हिसाब से उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव कार्य है। एग्जीक्यूटिव में अगर वो एग्जीक्यूटिव के लोग इसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं और किसी को उस पर अगर आपत्ति दर्ज होती है तो चाहे तो वो कोर्ट चला जाए और चैलेंज करे। ये बात आपने कही अपने प्रारंभिक संबोधन में, बात कही कि फिर वो कैसे, वो तो असहज हो जाएंगे क्योंकि वो खुद ही मेंबर थे उसमें। जी, ठीक बात है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा पुनर्विचार का विषय है। ठीक बात है। ये स्थिति आपको सुलझती दिख रही है क्या? सुलझेगी नहीं है, ये बहुत अजीब सा पेच हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानेंगे। और जो आज की जो देश में स्थिति है वो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन पर भी प्रश्न है और अब ये सीबीआई पे भी प्रश्न आ गया। तो राजनीति कहीं ना कहीं पे तो छोड़नी पड़ेगी। और हमें सर सीबीआई में तो बहुत दिन से प्रश्न है, सीबीआई पर तो बहुत दिन से, ईडी और सीबीआई तो निशाने पर चल ही रहे हैं कई सालों से। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए कि पहले सीबीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता था और अब कैसे होता है। अरे सर कन्विक्शन पे चले जाइए ना, कि कितने लोगों को झूठ बंद करती, कितने को सत्य बंद करती, इस पे चले जाइए ना। नेहरू जी ने क्या गलती की सीबीआई को अपॉइंट करने में, उससे क्या लेना देना? कन्विक्शन पे जाइए कि सजा कितने लोगों को मिल रही। सर आपको देखिए एक चीज मैं बता दूं, एजेंसी है और सब मानते हैं ईडी मेरे पास अभी तात्कालिक डेटा नहीं, मेरे पास समय भी नहीं मैं निकाल के आपको बताऊं, लेकिन ईडी का बहुत खराब है। इसको आप सजा कर दें या फिर केस ही ना दर्ज करें, कुछ चीजें अदालत के लिए छोड़ी जाती हैं। अरे सर बहुत सारे लोग देश में अभी बंद हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, बड़ी संख्या में बंदी हैं जिन पर सुना ही नहीं जा रहा कि उनको जमानत मिले कि नहीं मिली, सालों से बंद है। नरेश डबास बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। 10 सेकंड में अपनी बात हमारी अदालत का जी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब देखिए फिर झगड़ा होगा अभी बीजेपी वाले। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एपी सिंह प्लीज ये नरेश डबास को बोलने दीजिए भाई। ये पिछली बार भी नहीं बोल पाए और भाजपा के लोग नाराज होकर चले गए। बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। इस सरकार को लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, नैतिकता को सेट करना चाहिए। सरकार मोदी जी चलाएंगे, गृह मंत्रालय सीबीआई चलाएगा, भले ही कितना बड़ा पद है। मोदी जी को ये बोल देना चाहिए कि भाई राहुल गांधी और सीजीआई तय कर ले इस 69 की लिस्ट में से जो उपयुक्त ऑफिसर होगा उसको हमारे को दे दे और हम सरकार चला रहे हैं, उससे काम लेंगे, वो निष्पक्ष व्यक्ति होगा। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। सरकार तो मोदी जी को चलानी है ना, राहुल गांधी को नहीं चलानी। अब जिसको भी दे देंगे उससे चला लेंगे, क्या दिक्कत है? ले लें, जो नाम वो दें उसको अपॉइंट कर दें और सरकार चलाएं अपना आराम से। ठीक बात है, बात का आरोप अपने ऊपर। ठीक बात है। आलोक जी, राहुल गांधी जी कर लेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी की सरकार की आवश्यकता। आलोक जी अंतिम टिप्पणी, आलोक जी अंतिम टिप्पणी, बस एक 20 सेकंड बस। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कैसा लगता है पूरी बहस के दौरान मैं इस चीज पे पहुंचा कि राहुल गांधी क्या करते हैं या मोदी क्या करते हैं, सवाल ये है ही नहीं।
सवाल ये है कि जो मुद्दा उठाया गया क्या वो सही है या गलत है, इसका कौन फैसला कर सकता है? बाकायदा ट्रांसपेरेंसी के नियम डाल दीजिए कि इसका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, बात खत्म। इसमें दिक्कत क्या है? इसी देश में तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी तो है ना। आप ये चीजों को ट्रांसपेरेंट होकर कर रही है ना। बात राहुल और इसकी नहीं है, बात उन्होंने उठाया। और एक वो भी है कि आपने कितने दिन पहले आपने वो सारी वो डिटेल्स दी, वो ब्यौरा लोगों का पेश किया। बात ये नहीं होती कि आपने 69 कैंडिडेट दिए या 50 कैंडिडेट दिए। मेरा मानना है कि चाहे वो एलओपी हो, चाहे वो पीएम ऑफिस हो या सीजीआई है, इनके पास में इतनी टीम है कि ये 50-100 का भी आराम से वो अपना वो इवेल्युएशन कर सकती हैं कि कौन इतना सटीक है। बात यह है कि सही आदमी की नियुक्ति की हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बहुत धन्यवाद। सीबीआई संस्था, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक जी ने कंक्लूड किया कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम में डाल दिया जाए कि भाई हम ऐसी नियुक्ति करते हैं और उससे इतर उतर हो तो लोग सवाल उठा सकते हैं। अपने आप में एक अच्छा सुझाव है, लेकिन सीबीआई केवल कुछ राजनेताओं के खिलाफ या उनके पक्ष वाली संस्था नहीं है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक का विश्वास है, अटूट विश्वास है। तो ऐसी संस्था का अगर मुखिया नियुक्त हो तो मजबूत हो, मजबूर नहीं, और तोता तो बिल्कुल ना हो। नमस्कार।